तरीका ठीक है, प्ले ऑल कर दें आप। ये मेरे छोटे भाई हैं और इनका हाँ सुबह से हो रहा है कि जितनी प्लेलिस्ट है वो सारी आप ही चला दें, तो वो मैंने सुबह से चलाई हुई है। हम स्टार्ट करेंगे ओशन एनर्जी। आप लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे भाई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पास्को में परचेज इंस्पेक्टर हैं, 17 ग्रेड हैं, लेकिन फिर भी मतलब उनको अपनी स्टडीज़ से इतना ज़्यादा वो है कि उनको लगता है कि उन्हें लगता है कि फील्ड में तो कुछ भी नहीं है और स्टडी वगैरह। उन्होंने तो एग्रीकल्चर बहुत मेहनत से पढ़ी थी। नहीं, उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से BS भी वहाँ से और MS भी वहीं से किया हुआ है, और 4 है उनका, और एक बार 3.9 है। तो उन्होंने HEC के प्रोजेक्ट वगैरह भी किए हैं। तो उसको लगता है कि भाई फील्ड की जॉब तो ले ली है, लेकिन उसमें कोई इतना चार्म नहीं है जितना एक बच्चा जो पढ़ने वाला होता है उसमें होना चाहिए। तो बस वो पास्को उधर लाहौर, हाँ जी, वो होते हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज सर्विसेज, उसमें हैं। तो बस उधर तो मैंने कहा बेटा ऐसे ही है, जो पढ़ो तो वो तो अच्छा जी। हम बुक से भी अगर आप देख लेंगे, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर, अच्छा इधर ही ओपन है, ठीक है, 10 है। आप थोड़ा थोड़ा हम बुक से देख लेंगे और बाकी ज़्यादातर जो है हम स्लाइड से देख लेंगे। स्लाइड से दिखाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि स्लाइड्स में थोड़ा विजन आपको देख के अच्छा फील होगा, और ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी आप किताब से पढ़ें या स्लाइड से पढ़ें, it hardly matter. Chapter number 10 is about ocean energy. Ocean energy is also the other type of the considered as the other type of the renewable energy. Why it is considered as the renewable energy? क्योंकि ये भी environment को deteriorate नहीं करती, ख़राब नहीं करती, उसको pollute नहीं करती, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक तो ओशन एनर्जी का सवाल है तो ठीक है, ये रिन्यूएबल ही है, लेकिन अगर हम ओशन के अंदर पावर प्लांट्स लगाना स्टार्ट कर दें, जैसे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो हार्मफुल हो सकते हैं मेरीन लाइफ के लिए। तो ओशन एनर्जी बेसिकली हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू द 3। द फर्स्ट वन इज, मैं 1 by 1 एक्सप्लेन भी करूंगी, ट्राई करूंगी तीनों खत्म भी हो जाए। द फर्स्ट वन इज द टाइडल एनर्जी, सेकेंड वन इज द वेव एनर्जी, एंड थर्ड वन इज ओटेक इन ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक। ये मैं बताती हूँ, ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो लगाए जाते हैं, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द एनर्जी। हमारा जो कंसर्न है, क्योंकि हम इसको एज ए रिन्यूएबल एनर्जी ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कंसर्न होगा वो पहले 2 टाइप्स की तरफ ही ज़्यादा होगा, उनको ही हम देखेंगे। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइड एंड वेव? एनीवन? सुबह शाम दो टाइमिंग होगी है, उसकी जो टाइमिंग होगी ना वो हर वक्त 14 को जाता है, मंथ के 14 को होगी नहीं, डेली 2 टाइम्स होगी, डेली होगी 2 टाइम्स डेली। और इसका जो जैसे सर कह रहे हैं, इसका जो टाइम है, अगर टोटल टाइम 24 आवर्स है, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक कह रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो फिर ओशन एनर्जी इट कवर्स मोस्ट ऑफ द, यू नो दैट जो 70% है वो वाटर है ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड दे जनरेट द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स एंड द वेव्स। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइड्स एंड द वेव्स इज द वेव्स जो हैं वो हमेशा ही रहती हैं, छोटी हों बड़ी हों, उस पर हम अभी नहीं जाते, लेकिन टाइड जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द you can say the movement of the moon related to the earth and the sun, इससे ही इसी पे वो डिपेंड करती है। अच्छा, the solar energy that is stored in the upper layer of the tropical ocean, if harnessed, it can provide the electricity in the large enough quantity to make it viable for the energy source. जो उसकी upper layers हैं उसके अंदर वो कहते हैं जो energy है उससे हम electricity produce कर सकते हैं। World ocean temperature difference at the depth of the 1000 meter, the energy source
इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द, मतलब ठीक है कि इस जगह पे इस इक्वेटर के पास जो है वो एनर्जी अवेलेबल है और उसको हम हार्नेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। पहले भी बताया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज़ द हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी आर टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द नेचर, उसी का मसला है। अच्छा, टाइडल एनर्जी देख लेते हैं। तो ये साफ वाली डायग्राम सही नजर आ रही है। The ocean tides, they are caused by the gravitational force from the moon and the sun and the centrifugal forces of the rotating earth. मून और सन की जो आपस की अट्रैक्शन है और इसके बाद जो अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो टाइड्स प्रोड्यूस होंगी, दे आर नोन एज द नीप टाइड्स एंड द स्प्रिंग टाइड्स। नीप टाइड्स कम हाइट की टाइड्स होंगी और स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वो कौन सी होंगी, जो जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी उस वक्त जो टाइड्स बनेंगी, या जो मैक्सिमम सी के अंदर पुल होगा पानी का। और वो कहते हैं कि वो पुल इतना ऊंचा होता है कि अगर आप वहाँ पे कोई बैराज बना ले, कोई डैम बना ले, तो आप उस डैम के अंदर उस पानी को क्या कर सकते हैं, फील्ड इन कर सकते हैं। आपने उस स्प्रिंग, सिर्फ फिनोमिना आपने समझना है, बाकी ये आप पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ समझ आ जाएगी। इसमें टाइम भी लिखा हुआ होगा। It is 12 hour and 25 minute और half lunar day। दो तरह की टाइड्स हैं, एक को फ्लड उसने कह दिया जिसको मैंने स्प्रिंग टाइड कहा, उसने यहाँ पे फ्लड टाइड कह दिया, दूसरे को मैंने नीप टाइड कहा और उसने इसको एब या लो टाइड कह दिया। अच्छा, आपने ये ऑन शोर हो सकता है या ऑफ शोर हो सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। जो हम इस तरह के कोई डैम बनाएंगे वो ऑब्वियसली हम ऑन शोर का क्या मतलब है सर? किनारे के साथ। तो ये हम बिल्कुल किनारे के साथ ही बनाएंगे, या ठीक है, और भी मैकेनिज्म है, आगे देखते जाएंगे। ऑफशोर जो है, ऑफशोर टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो कि फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी होगी, जो आप समझ लें कि जैसे आप राइड लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यू आर यूजिंग अ बाइक, यू आर यूजिंग कोई गाड़ी यूज कर रहे हैं, इसी तरह वेव्स को हम एज अ राइड यूज कर लेंगे। वो जो फ्लोट होगा वो वेव्स के ऊपर राइड करता हुआ आगे जाएगा, तो उससे भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइडल एनर्जी एंड द विंड एनर्जी। अच्छा, अब वो इतनी हाई टाइड होगी कि या स्प्रिंग टाइड होगी जिस टाइम पे कि हम उसको स्टोर कर लेंगे एंड लेटर ऑन, अब वो डैम भर गया जो हमने बनाया हुआ था, या रिजर्वायर जो बनाया हुआ था भर गया, लेटर ऑन हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कोई अपने जो मैरीन के अंदर हमारे काम है, जो कोई शिप्स वगैरह हैं या कोई और काम है, कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम है, तो वहाँ पे भी उसकी कोई यूटिलाइजेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करें, बट अगेन द ओशन एनर्जी, एंड ओशन में से भी जो टाइडल एनर्जी है दैट कम अप विद द बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद द विंड एनर्जी, क्योंकि विंड आपने भी वहीं लगानी है, कोस्टल एरियाज पे ही आपने लगानी है। अब तो फ्लोटिंग टाइप विंड्स भी हैं, ठीक है, उसको ऐसे बांध दिया जाता है एक जगह से, तो इसके इर्द गिर्द वो रोटेट करती रहती है, और उसकी जो ब्लेड्स हैं वो भी रोटेट करते रहते हैं, और वो विंड खुद भी रोटेट, और वो जो आपने जिस बुई के ऊपर उसको रखा हुआ है वो बुई भी उसके साथ साथ फ्लोट करती रहेगी। तो उस बुई की मूवमेंट से भी आप कोई पंप वगैरह चला सकते हैं, और सेकेंडरी आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। पूरे विंड फॉर्म, जैसे बड़ा एक शिप आप अंदर उसमें सी में फेंक देते हैं, तो अगर शिप जितनी एक बड़ी जगह आप बना लें और उसके ऊपर आप विंड फॉर्म लगाएं और आप उसको फ्लोट करा दें, तो देयर इज नो हार्म। सिर्फ ये है कि उसका कोई पिवट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ होना चाहिए। अगर वो कहीं बंधा हुआ हो तो ऑब्वियसली वो कहीं दूर तो जाएगा नहीं, तो वहां पे जनरेशन जो है वो आराम से होती रहेगी। इस दोनों कौन नहीं, इसमें विंडी हुआ है, इसमें दूसरा भी हुआ है, वेव एनर्जी थोड़ा सा हुआ है, और उससे हमने बिल्कुल छोटा सा पंप वगैरह या इस तरह की चीज़ें चला सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं, इंटरेस्टिंग भी है और आपको समझ भी आ जाएगी। मैं बुक से आपको ये डायग्राम दिखा दूँ तो ज़्यादा आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी।
ये देखिएगा जी, हमें जो है वो दिखाया गया है कि अर्थ है, सन है और ऊपर फर्स्ट क्वार्टर है मून का और नीचे जो है उसका थर्ड क्वार्टर है। आपको ये इससे इतना इंटरेस्ट, जो दूसरी डायग्राम दिखाई गई है दैट इज द नेचर ऑफ द टाइड्स, उसमें देखिएगा जो हाई टाइड्स हैं, जो न्यू मून है या जो फुल मून है, उस वक्त कहा जाता है कि अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो उस वक्त टाइड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये डेली बेसिस की है, ये आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये एक ही टाइम हुआ, डेली में भी अगले दिन जो टाइड्स हैं वो ये हों, उस दिन भी स्प्रिंग टाइड आएगी और नीप टाइड भी आएगी, लेकिन उसकी हाइट जो है वो कुछ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमेशा ही रहेंगी फॉर द होल मंथ, लेकिन एक दिन में जो हाई टाइड आएगी वो 24 को आप हाफ कर लीजिए, दैट इज 12, और उतने टाइम के लिए एक हाई टाइड एक दिन के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इसको हम असल में, ये तो पैटर्न बहुत ही ज्यादा हमें पता है कि ये पैटर्न किस तरह का है, इस पैटर्न को हम यूज करके जिस टाइम पे हाई टाइड है उसको वहां पे स्टोर कर लेंगे और जिस टाइम पे हाई टाइड नहीं है तो वहाँ उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। बेसिकली यूटिलाइज होती कैसे है ये आपको भी बता देते हैं। अच्छा सर, इसको बहुत ज्यादा आपने कोई थ्योरेटिकली रटा नहीं लगाना, ये इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसको ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आप देख लीजिए क्या है, ये एक छोटा सा मैं आपको दिखा दूं। टाइडल एनर्जी, टाइड मिल्स वर यूज्ड इन द बैक as 1100 AD on the coast of Spain। ये जो आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्चुअली एक टाइडल पावर प्लांट ही लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, टाइडल पावर प्लांट क्या है कि ये एक ऐसा डैम है कि जो हाई टाइड के टाइम पे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो आप कहीं से अगर पानी गुजर रहा है तो उसके बीच में भी ये बैराज या कोई डैम इस तरह का बना सकते हैं। अच्छा, दे कंसिस्ट ऑफ अ पॉन्ड फील्ड, एक पॉन्ड उन्होंने बना दिया। पॉन्ड जैसे छोटे होते हम पढ़ते थे, पॉन्ड डैम जितना बड़ा नहीं होता और रिजर्वायर जितना भी बड़ा नहीं होता, उनसे छोटा होता है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अ पॉन्ड फील्ड थ्रू अ स्लुइस, कहते हैं हम किसी वेल्व को। अगर आपने मंगला और तरबेला डैम आप गए हुए हो तो आपने देखा होगा कि वहां इतने इतने बड़े दरवाजे जो हैं वो स्लुइस हैं, वो हैं ओपनिंग और क्लोजिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी स्लुइस वेल्व्स लगे हुए होंगे और पॉन्ड्स के होंगे और वहीं से जो है इसको फिल इन किया जाएगा। अच्छा, स्लुइस ड्यूरिंग द फ्लड, फ्लड का मतलब सैलाब नहीं है, फ्लड का मतलब हाई टाइड है, स्प्रिंग है। ठीक है, एंड और हाई टाइड एंड एम्प्टीड ऑन द एब और लो टाइड थ्रू एन अंडरशूट वाटर व्हील। ठीक हो गई बात। एंड टुडे आप एक मिनट, लॉरेंस tidal power station, it is able to generate 240 megawatt। it is just to show you that the significance of the tidal power plant, के ऐसा आप समझें कि ये बिल्कुल काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। it emerges as the good renewable energy। बेशक एज लॉन्ग एज मैंने पहले भी बताया, जब तक हम किसी मैरीन लाइफ को इससे खतरा नहीं है तब तक ये रिन्यूएबल ही है। और जैसे ही हम कोई डिग इन करेंगे, असल में जो ओटेक टेक्नोलॉजी है ना, जो एंड वाली तीसरी टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं कि जैसे जियोथर्मल है कि जो ओशन की लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स का टेम्परेचर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर उस टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो चीज भी हम उसमें मतलब इन करेंगे, कोई पाइप है या जो भी, तो उसके वो हम एक डिग्री अंदर तक ले जाएंगे और दूसरा थोड़ा ऊपर वाली लेयर तक। अगर हम उसको अंदर वाली लेयर तक ले जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें हम जो मैरीन लाइफ है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो टाइडल एनर्जी इतना पुराना है 1100 AD का, और अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। ये स्लाइड्स आपके पढ़ने के लिए हैं, ठीक है, ये आपने पढ़नी है। ये इस बैराज की कुछ अच्छा बैराज बना हुआ है स्पेन में, तो उससे उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जी। इतना 24 रिवर्सिबल पंप टर्बाइंस इससे चलती हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है कि इतनी टर्बाइंस इससे चलती हैं। मैक्सिमम टाइडल रेंज इसकी 12 मीटर है। इसकी मीटर्स में ही होगी जी। ये वो क्या वाटर की हाइट होगी, ये 12 मीटर है क्या है? टाइड की, जो जितने ऊंचा वो उसको फिल इन कर सकता है, जितनी ऊंची वो जा सकती है। अभी हम इसकी रेंज का जो है ना, अभी इसका आप एक डेरिवेशन आप करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टिपिकल वाटर हेड जो है वो 5 मीटर ही रहता है, लेकिन टाइड की रेंज जो है वो 12 मीटर तक है। हमने जब ये डैम बनाना है ना सर, तो एक इसकी मिनिमम रेंज रखनी है स्मॉल आर, और एक इसकी मैक्सिमम रेंज रखनी है। तो जो मैक्सिमम रेंज उसने रख दी है वो 12 मीटर रख दिया, और जो मिनिमम कह दी है वो उसने कह दी है कि 5 मीटर है। ठीक है, आप यूं समझ लें कि ये जो टिपिकल वाटर हेड 5 मीटर है, दिस इज स्मॉल आर, और जो 12 मीटर है दैट इज कैपिटल आर, दैट इज द रेंज।
नेट आउटपुट इसकी 480 गीगावाट आवर पर ईयर है और इसमें जो इतनी इसकी कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों को यूटिलाइज करके भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है फॉर द सर्टन पीपल। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि पूरे कराची को, पूरे सिंध को इससे बिजली दे दी जाए, लेकिन फॉर सर्टन पीपल हम भी इससे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह थर के इलाके में भी हम कोई इंस्टॉलेशन करके, ये जो हम छोटी छोटी इंस्टॉलेशंस करते हैं, दीज आर नोन एज अ DGs, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का आइडिया ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर दें। जो हम इतनी इतनी लंबी तारें बिछाते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिजली लेके जाने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। तो चलो, ऐसी प्यारी डायग्राम तो हवा का झोंका ही होंगी इस टाइम पे। अच्छा, ये मैं थोड़ा आगे से बुक से करवाऊंगी, यहाँ से देख लेंगे टाइडल एनर्जी की जो टाइप्स हैं। तो पोटेंशियल, ये मैंने आपको मेथड समझा दिया कि ये किस तरह से काम करेगा। अच्छा, दूसरी अभी जो आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी हैं। इसके ऊपर काम इतना हुआ नहीं है। ये छोटी छोटी विंड टर्बाइन्स हैं जो कि समंदर के अंदर लगा दी गई हैं। उधर जो एक और जहान है अल्लाह ताला ने बसाया हुआ, उसको हम सुकून से नहीं रहने दे सकते। यही हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये कोई समंदर के ऊपर नहीं लगाई हुई, ये बिल्कुल अंदर लगा दी है। और इससे जो इसकी मूवमेंट होगी, तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह जाने उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बाद में करेंगे क्या। तो इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी छोटी, ये सिर्फ टाइडल टरबाइन आपको दिखाई गई और इसका कोई इसके लिए इनकरेज कोई भी नहीं करता। बुक वाले भी आपको इनकरेज नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे तो, कि जी ये एक ऐसी टाइडल टरबाइंस भी बनी हुई हैं, जैसे विंड टरबाइंस हैं, सिमिलरली टाइडल टरबाइंस हैं। और टाइडल टरबाइंस हमने कहा कि मिनिमम हेड 5 मीटर है, तो 5 मीटर के हेड तक ये लगेगा ही लगेगा। मिनिमम हेड का मतलब है कि यहाँ तक तो टाइट है ही है, हर टाइम 24 आवर्स है, ठीक है। तो 24 आवर्स की हेड तक आप एक टरबाइन लगा दें, उसको आप टाइडल टरबाइन, आप उससे कोई छोटा मोटा जो भी आगे जनरेटर चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं, ठीक है। दिस इज द अदर रेवोल्यूशन के भी आप कोई समंदर में सी डाइविंग के लिए जाए तो पता लगे वहाँ पे फिश और कोरल रीफ्स नहीं है, बल्कि वहाँ पे नीचे आपको टाइडल टरबाइंस भी नजर आ सकती हैं। तो वहाँ आपने अमेज्ड नहीं हो जाना कि नहीं जी ये कहाँ से आ गया। अच्छा, मैं एक आपको थोड़ी सी डेरिवेशन करा दूंगी। लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि ये 24 आवर्स हमारे पास है नहीं, हमें इसके लिए रिजर्वायर बनाना पड़ेगा 12 आवर्स 25 मिनट्स, जिसमें कि हाई टाइम है और बाकी टाइम जो है उसका लो टाइम है। चेंजिंग टाइडल रेंज इन 2 वीक पीरियड्स प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग पावर। हम एक कांस्टेंट पावर इससे नहीं ले सकते ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिकली ये फेवरेबल नहीं है। और दूसरा जो है मिस मैच ऑफ द ल्यूनर ड्रिवन पीरियड, दैट इज 12 आवर 24 मिनट्स, आपको बता दिया। थर्ड वन इज द चेंजिंग टाइडल। आपको हमें जब भी चाहिए, हम कहते हैं कि हमें एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, तो हमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। स्टिल मैं इसको भी फिक्स्ड ही कहूँगी, क्योंकि ये वेरिएशन ऐसी है कि जो प्रेडिक्टेबल हैं, जो कि हमें पता है। अच्छा, द टर्बाइंस आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एट द वेरिएबल हेड। ऑब्वियसली इनके हेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक आर 5 मीटर रखा हुआ है, एक कितना रखा हुआ है, 12 मीटर रखा हुआ है। तो वेरिएबल हेड के ऊपर हमें इसको जो भी आगे टर्बाइन लगी होगी वो उसको ऑपरेट करना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज वाटर वॉल्यूम फ्लो एट द लो हेड। अच्छा ठीक है जी। टाइडल प्लांट डिस्टर्ब्स द मेरीन लाइफ एट द लोकेशन एंड कैन कॉज द पोटेंशियल हार्म टू द इकोलॉजी, दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। अच्छा, टाइडल एनर्जी टेक्नोलॉजी में है क्या क्या? इट रिक्वायर्ड अ डैम, अ बैरेज और डेक। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, पॉन्ड भी रख सकते हैं। अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड द वाटर, हम शुरू से ही पढ़ते हैं कि डैम का यही मतलब है। स्लूइस वेज रैपिडली कंट्रोल्ड गेट्स। दूसरी जो चीज़ है, यूज टू फिल अ बेसन ड्यूरिंग द हाई टाइड्स और एम्प्टिंग इट ड्यूरिंग द लो टाइड्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अ स्पेशल डुअल टाइप पावर टर्बाइन जनरेटर सेट, जिसको हमने आगे जो है वो ऑपरेट करवाना है। तो ये उसके बिल्कुल राइट साइड पे देखिएगा, एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। जो हमने टर्बाइन लगाई हुई है, थोड़ा सा एक लेवल छोड़ के उसको टर्बाइन को लगाया हुआ है, उस छोटे लेवल को जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, दैट इज नोन एज स्मॉल आर। और ये जो पूरा है, दिस इज नोन एज द कैपिटल आर और द रेंज ऑफ द टर्बाइन डैम, द टाइडल डैम और बैरेज और डेक। अच्छा,
कंसिडर द वाटर ट्रैप्ड एट द हाई टाइड इन अ बेसन एरिया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी बेसन का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, एंड अलाउड टू रन आउट थ्रू अ टर्बाइन एट लो टाइड, जैसे डायग्राम में है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? हाइट की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल? mgh। तो हम इसी में इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें फिनोमिना है नहीं। वो यूजुअली कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द kinetic energy. So the potential energy is the type of the work done. You all know the kinetic energy, potential energy, both are the types of the work done. So we are taking the small amount as, so we are taking d shows the small change, so dw is equals to dmgh, but we know that ये जो mass है वो कहता है कि ये रो ए एच है। ये ठीक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये बताइए जी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, potential energy is mgh. What we said that it is the w mgh. Since these both are constant, जो भी change होगा वो change सिर्फ यहीं पे अप्लाई होगा, g और h के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। We know the formula of the density. Density is equals to mass per unit volume. ठीक है, what we are trying to find out, we are trying to find out the mass. यहां देखिएगा, mass is equals to density into volume. What the volume is? The volume is the three sides, right? So what the three sides are? हम क्या कह रहे हैं कि it is area into height. ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे इस पे कोई मसला तो नहीं, ये मैंने बस वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं अगर डी एम मैंने लगाना है, डेंसिटी इज फिक्स्ड, एरिया ऑफ द बेसन इज फिक्स्ड, व्हाट द वेरिएबल इज, हाइट इज वेरिएबल। तो मैं डी एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगी। अगर मैंने डी एम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन अपग्रेड दिस वैल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू रो ए एच स्क्वायर हो गया, रो ए जी एच डी एच। इसको मैंने थोड़ा सा अपडेट कर लिया। मुझे ये बताइएगा, एक्चुअली ये वाली हाइट फिक्स्ड है, ठीक है, ये हाइट है, बेसन की हाइट है, ये फिक्स्ड है। वो हाइट नहीं है, वो हाइट किसकी हाइट है? वो पानी की हाइट है कि कितना पानी उसके अंदर जाएगा। तो पानी की हाइट जो है दैट इज वेरिंग, दैट्स व्हाई हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो ये हमने लिख लिया अगर डी डब्ल्यू। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द बेसन इज, मैं क्या करूंगी, मैं रेंज जो है 0 से r मैंने रखी हुई है। ये रेंज गलत है, 0 से r नहीं हो सकती, स्मॉल r से कैपिटल R ही होगी। तो लेकिन अगर मैंने 0 से r रखी है, मैंने 0 से r का मतलब ये है कि मैंने डेड एंड पे टर्बाइन लगा दिया है। तो टर्बाइन आप कभी भी डेड एंड पे नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी रेंज छोड़ के, थोड़ी सी जगह छोड़ के ऊपर लगाएंगे। जैसे आप विंड टर्बाइन लगाते हैं तो आप कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन की जगह जो है वो आप नीचे छोड़ देते हैं, और मतलब घर और दरख्त वगैरह छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर आप जो है विंड टर्बाइन लगाते हैं। सिमिलरली हमने ये भी थोड़ी टर्बाइन जो है ऊपर करके लगानी है। ये टर्बाइन सर टाइडल टर्बाइन भी हो सकती है, और ये टर्बाइन छोटी वाटर टर्बाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। अच्छा, तो 0 to r है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी, एंड तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक? कैसे जी, ये तो बताएं जरा मुझे। अब यहाँ इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो ले जाना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट। अच्छा, ये तो बड़ा अहम सवाल आपने, नहीं मैं बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ सर। इंटीग्रेशन ना हम जब भी करते हैं कि जैसे ना मुझे मेरे पास है अर्थ, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी, ये टेबल ही ले लेते हैं। ये टेबल की मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए, मैं इसका कट पीस लूंगी, मैं इसका वो कट पीस लूंगी जिसके अंदर ये सब आए। मैं कट पीस यहां से नहीं ले सकती इतना, मेरे कट पीस यहां से लेना है, पूरा टेबल ये है। यहां से भी नहीं लूंगी क्योंकि ये भी इसका पार्ट है, तो मैं कट पीस ऐसी जगह से लूंगी जिसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज आए। अब मैंने एक छोटा कट पीस ले लिया, मुझे वैल्यू इसकी नहीं चाहिए, इस छोटे कट पीस की नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए? पूरे टेबल की। ये वैल्यूज लेके इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी ओवर द रेंज 0 to r, तो मेरे पास पूरी वैल्यूज आ जाएंगे। दिस इज द ओनली वे,
और यही वजह होती है और कोई वजह नहीं होती। क्लियर हो गई बात? फिर मैंने लिमिट पुट की है ना, देखें मैंने सर लिमिट क्या की है कि पहले 0 है और फिर मैंने उसको लिमिट को क्या कर दिया है कि ये r है। तो दिस इज अ अमाउंट ऑफ द वर्क डन और द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बेसन। उसने इसके बाद क्या किया है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एज द टाइम बिटवीन द कंसेक्टिव हाई एंड लो टाइड इज, आपको पहले बताया, ये उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ यही टाइम है। हम तो वैसे कहेंगे कि जी ये 6 hours 12.5 minutes किसके बीच में है, कौन सा टाइम होगा? नहीं, हम मैक्सिमम भी ले रहे हैं और मिनिमम भी ले रहे हैं, तो दोनों का टाइम हम बीच का जो ले रहे हैं दैट इज 6 hours 12.5 minutes। एज द टाइम बिटवीन द कंसेक्टिव हाई एंड द लो टाइड इज 6 hours 12.5 minutes। उसको उसने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो वर्क डन था, जब मैं इस वर्क डन को T से डिवाइड करूंगी तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जितने टाइम के लिए वो अवेलेबल है उस हाइट के लिए वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और मुझे इसकी पावर का जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट कर लिया। सो दैट इज डेंसिटी जो है वाटर की वो मैंने पुट कर दिया, 1025 इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड G इज 9.8, आपको पता है, AR²/2 इंटू दैट इज टाइम इज द जो जिस टाइम के लिए वो अवेलेबल है। सो एवरेज पावर दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टाइडल बैराज इज 0.225 टाइम A इंटू R² watts। इज दैट ओके? ठीक, आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अगर आपको इंटीग्रेशन में कुछ थोड़ा सा भी मसला है तो ये देखिएगा कि मैं जो इंटीग्रेट कर रही हूँ ना, मैं H विद रिस्पेक्ट टू DH कर रही हूँ। तो जब मैं इंटीग्रेशन मैं यहाँ कर देती हूँ, मैं इंटीग्रेशन ना x की करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx। बिल्कुल छोटी एग्जांपल दे, यहाँ देखेंगे सर, इधर देखेंगे, x की विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करना चाहती हूँ, 0 से 1 मैंने इसकी लिमिट पुट कर दी है। तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी? अगर तो मैंने x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये होगा 1, d/dx ऑफ x 1, ये हो जाएगा x²/2। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये 0 to r मैंने पुट किया हुआ है, मैं कहूंगी 0 पुट करूंगी खत्म हो जाएगा, मैं कहूंगी r²/2 इज द आंसर। सो दैट्स व्हाई द 2 इज देयर। ठीक है, उसमें कोई किसी को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी प्लीज जरूरत नहीं है। इट वाज h²/2। ठीक, तो h कितनी है, मैं मिनिमम हाइट कितनी मैंने रखी 0 और मैक्सिमम हाइट मैंने कितनी रख दी r, तो मैंने h की जगह क्या लिख दिया, r लिख दिया। तो ये डेरिवेशन आनी चाहिए और इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी आपको आना चाहिए। अभी आपको बताया कि ये जो कुछ किया है ये ठीक है, लेकिन ये इतना ठीक नहीं है। क्यों इतना ठीक नहीं है? क्योंकि मैंने जो डेड एंड है वो 0 रख दिया और डेड एंड 0 नहीं होगा, वो स्मॉल r होगा। तो मैं जो लिमिट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, मैं कहूंगी द लिमिट इज फ्रॉम स्मॉल r टू द कैपिटल R। तो वही कुछ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें r² की जगह मैं लिख दूंगी r² माइनस स्मॉल r²। तो अगर मुझे पावर ये फाइंड आउट करना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर कितनी पावर है, तो मैं पावर को एरिया से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। सो दैट्स अबाउट द, सो व्हाट वी कैन सी दैट द पावर ऑफ द टाइडल पावर प्लांट और द टाइडल डैम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। और जो आप रेंज उस बेसन की आपने सेट की हुई है तो इट वुड वर्क लाइक दैट। ठीक हो गया बात यहाँ तक? कोई इशू है? ये रेंज जो है, ये रेंज ये बता रही है कि जब ये टाइड आएगी तो ये डैम के ऊपर से फिल होगी। ये जो दरमियान का स्लुइस है ना, ये नहीं खुलना उस टाइम पे कि इससे ये बेसन भर जाए, ऐसा कुछ नहीं होना। इस टाइड ने मैक्सिमम जाना है और इस टाइड ने मैक्सिमम ऊपर से फिल इन होना है। आपने ये बैराज बनाया, ये डैम बनाया, ये टाइड आएगी और ऊपर आपने कोई छत नहीं इसके डाली हुई, कुछ नहीं किया हुआ, यहां से भर जाएगी। और इसके बाद स्लुइस तो आपने जो वेल्व है वो तो आपने किस लिए लगाया हुआ है, कंट्रोल्ड, आप पानी वहां से जो है वो आपने जिसे टरबाइन को देना है वो आप दे दें। आई होप कि ये जो कुछ हो रहा है ये आपको समझ आ गई है, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको जी। ठीक है, अच्छा तो वापस हम अपने स्लाइड्स पे, जरा स्लाइड से ही पढ़ेंगे भाई, ये डेरिवेशन थोड़ी सी यहां से आपने देखनी थी। सर इसकी ना एक एग्जांपल है वो देख लीजिएगा, ये 10.1। ठीक है।